आप देख रहे हैं एफ&ओ इन टेक क्लासरूम। मेरे सहयोगी वीरेंद्र मौजूद है और हमारे मेहमान आशीष चतुर्मोथा भी बने हुए हैं। पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 3 में हमने फ्यूचर्स के बारे में चर्चा की थी, समझा था कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट के मायने क्या होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का वो हमने समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब ट्रेडिंग की कैसे जा सकती है उस पर फोकस करेंगे और ये समझेंगे कि स्टॉक फ्यूचर्स क्या होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं। आशीष जी समझाइए। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं कि आमतौर पे जब हम कैश में या फिर ये कहें कि यूजुअल ट्रेड जो लेते हैं तो किसी भी स्टॉक में खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन हम इंडेक्स में तब बाइंग नहीं कर पाते। अगर हमें इंडेक्स में बाइंग सेलिंग कोई भी पोजीशन बनानी है तो हमें फ्यूचर्स में ही जाना पड़ता है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होता है, क्यों इनमें इंटरेस्ट है, बताइए। देखिए, तो आप जो सामान्यतः बात सुनेंगे या किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है बाजार क्या लगता है। बाजार क्या लगता है को वो डिफाइन करते हैं कि भाई आपका निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो स्पॉट में आप निफ्टी को प्ले नहीं कर सकते, आपको जो प्ले करना है वो डेरिवेटिव्स मार्केट में, और उसको हम निफ्टी फ्यूचर्स कहते हैं। इसी को हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा जो इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। ये ब्रॉड दो बड़े जो इंडेक्स हैं जो हमारे यहाँ पे काफी एक्टिवली ट्रेड किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 60 से 70% जो वॉल्यूम है वो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर से ही निकल करके आता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर में। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर्स से शुरू करूं तो निफ्टी फ्यूचर इस समय करीब करीब चल रहा है 9000 के आसपास, और जो लॉट साइज निफ्टी का है वो 75 का है। तो रफली जो आपकी लॉट साइज की वैल्यू है वो 8 लाख रुपए के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, वो मार्जिन करीब करीब 20% की इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में देखने को मिलती है। तो रफली 1 से 1.25 लाख की मार्जिन पे करके आप ये 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स है तो इनमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे नहीं होती, जैसे कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में हो सकती है। एक इंडिविजुअल स्टॉक शायद दिन में 5 या 10% ऊपर नीचे सामान्यतः देखने को मिलता है, बट इंडेक्स के अंदर में इतनी सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी नहीं होती। और इसी के चलते इंडेक्स फ्यूचर्स की जो मार्जिन है वो स्टॉक फ्यूचर की मार्जिन के कंपैरिजन में हमेशा काफी लो लेवल पर आपको देखने को मिलती है। जी याद रखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में दुनिया जहां के खिलाड़ी होते हैं। रिटेल हो गया, डीआईएस हो गए, एचएनआईस हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए और एफआईएस हो गए। तो यहाँ पे बड़ा तबका अगर आप देखें फोकस करता है इंडेक्स फ्यूचर्स। यानी अगर आपने इंडेक्स फ्यूचर्स का दाव लगाया है इसका मतलब आप निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं। जैसे आपने निफ्टी पे कॉल ली वैसे आपने किसी स्टॉक पे ली तो वो स्टॉक फ्यूचर हो गया। एक चीज और वीरेंद्र, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की थी, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड हो रहा है, एक लॉट आप ले रहे हैं तो यहाँ पे सिमिलर ही होता है। सिमिलर होता है एक निफ्टी का जो लेवल है वो मल्टीप्लाई करेंगे जितने टोटल। हाँ, एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक फ्यूचर्स का एक एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर का एक दिन में 50% भी क्रैश हो सकता है, लेकिन निफ्टी तो नहीं हुआ ना उतना। तो उसमें वो क्राइटेरिया अलग होता है और इसमें क्राइटेरिया अलग होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मेंटेन की जाती है, इंडेक्स की अलग, स्टॉक फ्यूचर्स की अलग। स्टॉक फ्यूचर्स आपको अमूमन समझ में आ ही गया होगा। आशीष, अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये क्लेरिफाई कीजिए और बताइए कि एग्जैक्टली एक स्टॉक फ्यूचर की या फिर एक इंडेक्स फ्यूचर का जब मैं ट्रेड करता हूं तो उसकी अवधि, ड्यूरेशन क्या होती है, जिसे एक्सपायरी बोलते हैं, जिसे सीरीज बोलते हैं, और इस एक्सपायरी का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है? नहीं तो देखिए, एक्सचेंज ने तो 3 जो है एक्सपायरी डिफाइन की है। जैसे कि हर जो महीना, करंट महीना चल रहा है, सपोजिंगली अभी हम मई महीने में ये बात कर रहे हैं, तो अभी जो 3 कॉन्ट्रैक्ट इस समय पे डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन होंगे वो होगा मई एक्सपायरी, जून एक्सपायरी और जुलाई एक्सपायरी। मई एक्सपायरी को हम कहते हैं करंट मंथ एक्सपायरी, जून एक्सपायरी को हम कहेंगे नियर मंथ एक्सपायरी, और जुलाई मंथ को हम कहेंगे फार मंथ एक्सपायरी। तो ये 3 एक्सपायरी के अंदर में आप देखेंगे कि आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अब ये कब एक्सपायर होते हैं? एक्सपायर का मतलब है जिस दिन पर आपका जो स्पॉट है और जो फ्यूचर है उसका प्राइस कन्वर्ज हो जाएगा, और इसके अगर से ऊपर आपको पोजीशन बनाना है तो आपको नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा। तो हर मंथ की लास्ट थर्सडे को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद अगर से आपको पोजीशन बनाना है तो जैसे अभी हम मई जून जुलाई में थे, अब मई का मंथ खत्म होगा तो जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। हमने जनरली देखा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में तो आपको एक्टिवली ट्रेडिंग मिलेगी करंट, नेक्स्ट और फार मंथ में, पर स्टॉक फ्यूचर्स में जनरली जो वॉल्यूम या वैल्यू आपको देखने को मिलती है वो करंट मंथ में देखने को मिलती है, और थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको नेक्स्ट मंथ में दिखेगी, पर फार मंथ अभी भी काफी इललिक्विड हमारे बाजार में देखने को नजर आता है।
यानी अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने आप वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक आशीष। और दूसरी चीज ये जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने बताया मई, जून और जुलाई, तो तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस होंगे वो डिफर करेंगे? बिल्कुल डिफर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आज अगर से आप किसी से 1 महीने के लिए पैसा ब्याज में लेंगे तो आपकी आज की वैल्यू डिफरेंट है, 2 महीने के लिए अलग है और 3 महीने की अलग है। तो आप देखेंगे कि अगर से स्पॉट प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो करंट मंथ हो सकता है 101 रुपए पे ट्रेड करे, नेक्स्ट मंथ 101 रुपए 50 पैसे पे करे और फार मंथ 102 रुपए पे करे। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ कैरी और डिविडेंड का जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे आपके फ्यूचर के प्राइस तीनों महीने के काफी डिफरेंट हो सकते हैं। जितना अनसर्टेन अगर आप देखें आपका करंट मंथ फ्यूचर है, उससे ज्यादा कहीं अनसर्टेन आपका मिड मंथ फ्यूचर वो दूर है, बहुत दूर है। तब तक क्या डेवलपमेंट होल्डिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। तो ये हो गया, आप देखिए आपकी एक्सपायरी हर आखिरी गुरुवार को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। एक्सपायर के दिन आपको अगर आपने अपना सौदा नहीं काटा तो आपका नफा नुकसान एक्सचेंज आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट कर देगा। लेकिन एक हालात दूसरा होता है, अगर आपको अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है और इसी ट्रेड को अगले महीने ले जाना है तो उसे कहते हैं रोल ओवर। आशीष थोड़ा सा रोल ओवर को डिफाइन करिए। आई थिंक एक्सपायरी वीक में सबसे ज्यादा मेहनत एक एनालिस्ट रोल ओवर और रोल ओवर की फिगर्स पे ही करता है, लेकिन रिटेल के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लीज एक्सप्लेन रोल ओवर। देखिए, मैं पहले तो बहुत सिंपल तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज मेरे पास 10 लॉट निफ्टी के खड़े हैं मई सीरीज के अंदर में, और लास्ट डे एक्सपायरी के दिन या उसके 3 दिन या 4 दिन पहले मुझे लगता है कि मेरा व्यू अभी भी मेरे डायरेक्शन की तरफ जाना बाकी है और इस महीने में नहीं, वो अगले महीने में जा सकता है। तो मैं अपनी पोजीशन को मई महीने में स्क्वायर ऑफ करके जून सीरीज के अंदर में नई पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट जो भी मेरा अभी मंथ का है वो मैं जून सीरीज के अंदर में करूंगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रोल ओवर ऑफ द पोजीशन। अब इस रोल ओवर के अंदर में आपकी सिचुएशन क्या होगी कि आपने अगर से इस महीने में जो पोजीशन को सपोज 101 रुपए 50 पैसे पे कवर करी, तो हो सकता है आपको वो अगले महीने में 102 रुपए पे खरीदने पड़े। तो ये जो 50 पैसा हमने एक्स्ट्रा अगले महीने में पे किया है, इसको हम कहते हैं रोल ओवर कॉस्ट। और जितनी ज्यादा पोजीशन, सपोज ये पूरा महीने में इस स्टॉक के अंदर में 7 या 8% की तेजी हुई और हम देख रहे हैं कि अगले महीने में भी रोल ओवर्स काफी एग्रेसिवली इस स्टॉक में बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग्स जो है, जिन लोगों ने ये पोजीशन लॉन्ग बनाई थी, वो अभी भी स्टॉक पे काफी बुलिश है और इसी के चलते वो अगले मंथ में अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा रोल ओवर और ज्यादा कॉस्ट ऑफ रोल ओवर, दो जो इंडिकेटर है, ज्यादा रोल ओवर और ज्यादा कॉस्ट ऑफ रोल ओवर, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में तेजी अगले महीने भी बनी रह सकती है। इसी का उल्टा है, अगर से इस महीने स्टॉक जोर के करेक्ट हुआ और आप देख रहे हैं कि जब मंथ एंड आया तो वापस से पोजीशन जो है वो अगले महीने में काफी जोर के रोल हो रही है, स्टॉक का जो रोल कॉस्ट है वो भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट्स स्टॉक में काफी एग्रेसिव है। वो इस महीने तो मंदी किए ही किए हैं, अगले महीने भी अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि अगले महीने भी ये स्टॉक और फर्दर करेक्शन दिखा सकता है। यानी इन शॉर्ट की 1 महीने में स्टॉक की चाल कैसी रही है, तेजी की या मंदी की, प्लस अगले महीने के लिए रोल ओवर कैसे हैं, कितनी परसेंटेज में, अगर हाई परसेंटेज में है, मंदी की चाल रही है, तो यानी अगले महीने के लिए भी, अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जो व्यू है वो मंदी का ही बन रहा है। सिमिलरली तेजी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी ये लागू होता है। लेकिन जब हमने फ्यूचर्स की बात की थी तो शुरुआत में मार्जिन का हमने बहुत जिक्र किया था, तो अब थोड़ा ये मार्जिन का चक्कर बनाई समझाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको थोड़ा सा समझना ही बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ मार्जिन को कैसे आकलन किया जाता है, कैसे मार्जिन का ध्यान रखा जाए अगर कोई भी बिगनर है फ्यूचर ट्रेडिंग में? तो बिल्कुल, तो बहुत ही साधारण सा लॉजिक है और मैं इसको समझाना चाहूंगा। सपोज 2 स्टॉक है ए और बी, और ए जो है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल स्टॉक है। हम देखते हैं पूरे महीने में इसकी जो चाल है वो 10% की से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, डेली जो वोलेटिलिटी है वो भी 3 या 4% के अंदर रहती है। तो इस तरह के स्टॉक में जो मार्जिन कलेक्ट होगी वो कम होगी। सिंप्लिसिटी